नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज से हमारा हिंदी का क्लास प्रारंभ हो रहा है और आज हम अपने क्लास के अंतर्गत वर्णमाला को पढ़ेंगे। दोस्तों वर्णमाला से हम हिंदी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वर्णमाला को जानेंगे कि आखिर वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि जो आप बोर्ड पे हेडिंग देख रहे हैं वर्णमाला, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या होगा इसका परिभाषा? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द आप देख रहे होंगे व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? यहां पे आप देख रहे हैं जो व्यवस्थित, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि जब आप वर्णमाला को देखेंगे तो जो हमारे वर्ग आते हैं या फिर स्वर हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में दिखेंगे। अ आ इ है ना, इस तरीके से एक व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि अ के बाद ए आ गया, फिर ए के बाद ई आ गया, ई के बाद उ आ गया, ये अव्यवस्थित हो जाता। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं एक वर्ग बता दूं, जैसे कि मान लीजिए हमारा क वर्ग है। ठीक है, जो हमारा क वर्ग है इसमें आप देखेंगे कि पहले क आता है, फिर ख आता है, ग है, घ है, फिर अंग है। ठीक है, फिर क्या है? अंग। तो ये एक व्यवस्थित है ना, क ख ग घ अंग। अभी यहां पे क के बाद च आ जाता, फिर च के बाद ज आ जाता, ज के बाद फिर ट आ जाता। क्या ये व्यवस्थित होता? नहीं होता, क्योंकि ये सभी का संबंध एक दूसरे से जो है ना, ये सभी का संबंध एक दूसरे से है, इसलिए यह व्यवस्थित क्रम कहलाता है। तो वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम या फिर समूह भी आप कह सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया गया कि वर्ण किसे कहते हैं, अब यहां पे आपने एक शब्द देख रहे होंगे आप, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों वर्ण कहते हैं कि जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक, जिसे तोड़ा न जा सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ण शब्द वाक्य में बहुत फर्क है। ठीक है, अगर आप वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर वही बात करें हम शब्द की, किसकी? अगर हम शब्द की बात करें, ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? कई वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप शब्दों को वर्णों में तोड़ सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी वर्ण में है आप उसको नहीं तोड़ सकते हो। तो वर्ण की अगर आपसे परिभाषा पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? कि जिसे तोड़ा न जा सके। अब ध्यान दीजिएगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो है वर्ड। क्या है? वर्ड है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ देता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर यहां पे एक शब्द जोड़ दिया मौखिक इकाई, तब आप क्या बताएंगे? मौखिक यानी कि जो हम बोलने में प्रयोग करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। क्या होगा? ध्वनि हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ देता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या? सार्थक इकाई अगर आपसे पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द। सार्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक, स धन अर्थक। ठीक है, सार्थक का मतलब कि जिसका ऐसा इकाई, भाषा की ऐसी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम दो वर्णों के मेल से बने शब्द को जब हम देखेंगे तो उसका एक मतलब निकलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं घर, ठीक, घर अगर मैं लिखा तो ये वर्णों का मेल है कि नहीं है? वर्णों का मेल है।
तो इसका एक मतलब है, इसका एक अर्थ है। लेकिन अगर मैं केवल घ लिखता तो इसका कोई मतलब है, इसका कोई अर्थ है नहीं है। तो इसी बात को ये कहना चाह रहा है कि सार्थक इकाई, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, अब अगला जो है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर आपसे पूछ दिया, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? वर्ड। क्या हो जाएगा? वर्ड। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगा? जिसको कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, वर्डों के मेल से शब्द बनते, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से ही जो है कि हमारा भाषा बनता है। कोई भाषा का जो निर्माण होता है, उसकी जो सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है, लिखित इकाई अगर आपसे पूछा वर्ड, अगर सार्थक इकाई पूछ दिया तो शब्द, मौखिक पूछ दिया तो ध्वनि, और सबसे छोटी इकाई पूछ दिया तो वर्ड। यानी कि छोटी और लिखित ये हमारा समान होगा। मौखिक जो होगा, यानी जो हम बोलने में प्रयोग करेंगे, सबसे पहले ध्वनि आएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका वर्ड आएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे दोस्तों वर्डों के भेद को, यानी कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम आगे प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। देखिए, जो वर्ड है, वर्डों के प्रकार या भेद। तो दोस्तों वर्ड जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है स्वर, और जो दूसरा है वो क्या है? व्यंजन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, स्वर जो होता है ना, यह स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है। इसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि ऐसा वर्ड, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऐसा वर्ड जो स्वतंत्र हो। ठीक, अब व्यंजन के बारे में आप देख लीजिए। व्यंजन बिना वर्ड के, बिना स्वर के अधूरा है। यानी व्यंजन अगर आप व्यंजन को बोलते हैं या व्यंजन को लिखते हैं तो वहां पे स्वर का यूज होता है, स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यंजन हम ले लेते हैं, पहला व्यंजन ही ले लेते हैं हम, क क्या है? एक व्यंजन है। ठीक, तो क में आधा क, ठीक, आधा क प्लस अ, ठीक, छिपा हुआ है। तो ये क क्या है? ये अ क्या है? ये एक स्वर है। क्या है? स्वर क्या है? अ है। तो बिना स्वर के जो व्यंजन है ये क्या है? अधूरा है। अगर हम यहां से इसको अगर हम हटा दे तो आधा क का आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हो। आधा क से आप शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। शब्दों के निर्माण हेतु आपको व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सॉरी, मैंने इसको मिटा दिया। जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो कुल स्वरों की अगर आप बात करेंगे तो कुल स्वर हमारे कितने हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? लिखने के आधार पर 11 है, बोलने के आधार पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संख्या की अगर हम बात करें, जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 11 है। ठीक है, लेकिन ये 11 किसके आधार पे है? लिखने के आधार पर। अगर हम पूछें कि बोलने के आधार पे, तो आप क्या बोलेंगे? 10। 10 क्या है? बोलने के आधार पर है। ठीक, अब स्वर कौन कौन से आप जानते हैं? अ, आ, ई, उ, री। फिर ए, ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए। अब आप कह रहे हो कि सर आपने 11 ही लिखा है, तो ये जो दो है ना, ये जो दो है एक्चुअली इसको कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अयोग वाह, जिसमें कि जो अंग है, जो अंग है इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं अनुस्वार। जो अह है इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? अह को क्या कहते हैं हम? विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंग और अह है ये स्वरों में ना आकर के ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब लिखने के आधार पे जो 11 है इसमें हम री को काउंट करते हैं, और बोलने के आधार पे जो आप 10 देख रहे हो इसमें हम री को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परीक्षा में ये पूछी जाती हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यंजन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर को, कि आखिर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के भेद को जानेंगे, स्वरों के हम ये देखेंगे कि स्वरों को हम किन किन आधार पे हम जो है कि इनका जो है विभाजन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्वर। क्या आप हेडिंग डालेंगे? स्वर। तो दोस्तों स्वर को मुख्य रूप से हम इसका जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से आप कर सकते हैं। जो पहला है, पहला आपका है उच्चारण के आधार पे। पहला क्या है? उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा जीभ के आधार पे, जीभ के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा? मुख खुलने के आधार पे, मुख खुलने के आधार पर। अब चौथा क्या होगा? चौथा आपका होगा ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, पांचवा क्या होगा दोस्तों? जातियों के आधार पे, जाति के आधार पर। ठीक है, देखिए उच्चारण के आधार पे यानी कि जब हम बोलते हैं, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो उसके आधार पे हो गया पहला। दूसरा है हमारा जीभ के आधार पे, यानी कि जो हमारा जीभ है इसकी हरकत के आधार पे भी स्वरों का विभाजन किया गया है। मुख खुलने के आधार पे, यानी कि जब हम स्वरों को बोलते हैं अ आ ई उ तो अलग अलग प्रकार से हमारे मुख जो है वो एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, एक जो है कि अलग प्रकार से खुलते हैं, तो वो हो गया हमारा। फिर ओष्ठाकृति, जब हम स्वरों को बोल रहे हैं तो जो हमारे होठ हैं, जो हमारे होठ हैं ये अलग अलग प्रकार से जो है आकृति बनाते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं कि होष्ठाकृति। होष्ठ मतलब होठ। ठीक है, जाति के आधार पे इनको जो है स्वरों को मुख्य रूप से 2 जातियों बांटा गया है, सजाति और विजाति। सजाति मतलब जो एक ही जाति से बने हुए हैं, विजाति मतलब जो अलग अलग जाति से मिलकर के बनते हैं। ये सभी प्रकारों को हम बारी बारी करके देखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप उच्चारण के आधार पे। क्या डालेंगे? उच्चारण के आधार पर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से है। ठीक है, कितने प्रकार से उच्चारण के आधार पे? 3 प्रकार से है। जो पहला है हमारा वो है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर का दोस्तों जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, यानी जिसे हम तुरंत बोल सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, जिसे बोलने में कम समय लगे। ठीक है, जैसे अ ई उ री। क्या है? उदाहरण। उदाहरण लिख लीजिएगा इसका, यही उदाहरण ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अ ई उ री। ठीक है, देखिए अ जो है ना इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। अ ई उ री। ठीक है, बहुत कम समय लगा। अभी यहीं पे अगर मैं क्या लिखूं? अभी यहां पे मैं लिखूं ई, बड़ी ई, खींचना पड़ रहा है ऊ।
हमको क्या करना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस समय जो है दो मात्राओं का समय लग रहा है, उसको हम आगे देख रहे हैं, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हरस्व के बाद हरस्व के बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। क्या आएगा, दीर्घ स्वर। ये मैं उच्चारण के आधार पे बता रहा हूं दोस्तों, किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे बता रहा हूं। ठीक है, हरस्व से दुगना समय लगे, हरस्व से दोगुना समय। ठीक है, जिसे बोलने में, जिसके उच्चारण में हरस्व से दुगुना समय लगे। अब इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण। देखिए, बिना उदाहरण के चीजें क्लियर नहीं होगी, मैं आपको नियमों को समझा रहा हूं। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी आपके जो है दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम दो स्वरों के मेल से जब कोई स्वर का निर्माण करते हैं तो वही हमारा दीर्घ स्वर में आता है। जैसे आ किससे मिलकर बनेगा, आ से और अ मिलकर के भी आ बनाता है, और आ मिलकर के भी आ बनाता है, और छोटी ई बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनाती है, और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी। तो ये जितने भी आप ये स्वर देख रहे हो, ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है अगर आपसे पूछ दूं मैं, तो आप क्या बताएंगे, 7। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, दीर्घ स्वर को ही, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 7। संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब कि एक से अधिक स्वरों के मिलाने से जो स्वर हमारा बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो आता है वो है प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक दोस्तों, प्लुत स्वर जो है हरस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, हरस्व स्वर से 3 गुना समय। ठीक है, हरस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। देखिए, ऐसे स्वर जिनको कि बोलने में हरस्व स्वर जो हमारा पहला वाला है, हरस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर। उदाहरण से, बिना उदाहरण के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उदाहरण देखते रहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया ओम, मैंने लिखा ओम, मैंने क्या लिखा, ओम। फिर उसके बाद मैंने लिखा राम। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे 3 गुना समय लग रहा है, ओम। ठीक है, क्या, ओम, राम। यानी कि ऐसे स्वर जिसको हम खींचते हैं। ठीक है, जिसको हम खींचते हैं, राम, ओम, ये सभी के सभी हमारे प्लुत स्वर हैं। क्या कहलाएंगे, ये हमारे प्लुत स्वर होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा उच्चारण के आधार पे खत्म होता है। दूसरा हमारा जो आता है स्वर, जो हमारा दूसरा स्वर आएगा वो है जीभ के आधार पे। क्या आएगा, जीभ के आधार पे। जो दूसरा स्वर है वो है जीभ के आधार पे। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ की जो आकृति है वो उसके आधार पे, जीभ के जिस जिस भाग से हम जो है बल लगाते हैं उसके आधार पे। तो मुख्य रूप से 3 ही है। ठीक है, जीभ के आधार पे हम स्वरों का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से करते हैं। पहला कौन सा है, अग्र स्वर। दूसरा कौन सा है, मध्य स्वर। तीसरा कौन सा है, पश्च स्वर। ठीक है ना। अब अग्र स्वर में कौन कौन सा आएगा, ई, ए और ए। ठीक है, मध्य स्वर में केवल एक है, अ। उसके बाद पश्च स्वर में आपका आ जाएगा आ, फिर आपका आ जाएगा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये सभी आपके जो है पश्च स्वर में आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अग्र स्वर का जब उच्चारण करता हूं, यानी ई है ना, ई ए, तो आप देख रहे होंगे जीभ के आगे वाले हिस्से पर बल पड़ रहा है। अब मध्य स्वर अ, तो बीच वाले हिस्से से बल पड़ रहा है, तो इसलिए जो है मध्य स्वर
अ को बतलाया गया है। पश्च स्वर की बात करें तो आ, उ, ओ, पीछे के हिस्से से हमको जो है बल लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि इसको अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है, अग्रस्वर और मध्य स्वर। इसको हमको लिखने की जरूरत है। अग्रस्वर का जो परिभाषा है आप लिख लीजिएगा कि जीभ के आगे वाले हिस्से से जो है बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। जीभ के मध्य वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जीभ के पीछे वाले हिस्से से, पिछला हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को हम पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये भी खत्म होता है। अब हमारा तीसरा आएगा। तीसरा क्या आएगा? तीसरा हमारा जो आएगा वो है मुख खुलने के आधार पे। तीसरा क्या है? मुख खुलने के आधार पे, ठीक। तो मुख खुलने के आधार पे मुख्य रूप से 4 प्रकार से, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से जो है विभाजन किया गया है। कौन कौन सा? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला है वो है संवृत स्वर, संवृत स्वर। और दूसरा कौन सा है? अर्ध संवृत स्वर। दूसरा कौन सा है? अर्ध संवृत स्वर। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। और चौथा क्या हो जाएगा हमारा? अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। ये मुख्य रूप से हमारे 4 जो है विभाजन हो गए। किसके आधार पे है? ये मुख खुलने के आधार पे। जो आप समृद्ध स्वर देख रहे हो दोस्तों, समृद्ध स्वर में आपका जो है कौन कौन से आ जाएंगे? उ, बड़ा उ, ठीक है, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ई और बड़ी। ये क्या है? समृद्ध स्वर है, यानी कि जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मुख लगभग बंद हो, ठीक है। मुख लगभग, जैसे उ, ई, है ना। देखिए मुख लगभग बंद है, खुला हुआ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा अर्ध समृद्ध स्वर है, ओ और ए। ओ में देखिए आधा खुल रहा है ना, आधा खुल रहा है। ओ ए, आधा खुल रहा है। तो इसमें उच्चारण में मुख आधा बंद हो जी, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग आधा बंद हो, ठीक। इसी तरीके से विवृत स्वर को आप देख लीजिए दोस्तों। विवृत स्वर में क्या होगा कि मुख की जो आकृति होगी, ये आपका जो है कि पूरा खुला होगा। क्या होगा? मुख पूरा खुला होगा। जैसे कि आप उदाहरण देख ले, आ, है ना। आ में क्या होगा? इसका मैं लिख देता हूं परिभाषा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो मुख है वो पूरा खुला हो। क्या हो? पूरा खुला हो, ठीक है। पूरा खुला हो, वही हमारा क्या कहलाता है? विवृत स्वर कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा जो अर्ध विवृत स्वर है, इसमें आधा मुंह खुला होगा। क्या होगा? आधा मुंह खुला होगा। जैसे अ और ए। क्या है? अ और ए, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा मुख आधा खुला हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा छोटा अंतर है सभी में, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे तो चीजें अच्छे समझ में आएंगी। मुख लगभग आधा बंद हो, उ, है ना, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ई, बड़ी, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे समृद्ध स्वर हो जाएंगे। अर्ध समृद्ध स्वर में ओ और ए हो जाएगा। मुख लगभग आधा बंद हो रहा है, इसमें विवृत स्वर में कौन से हो जाएंगे? केवल एक है, वो क्या है? आ। और अर्ध विवृत स्वर में अ और
ए, ठीक है, ये हमारे मुख आधा खुला हुआ है इसको बोलते समय। अब हमारा चौथा देख लेते हैं दोस्तों। चौथा हमारा जो होगा वो होगा ओष्ठाकृति के आधार पे। क्या होगा? ओष्ठाकृति के आधार पे, यानी कि जब हम स्वरों के उच्चारण को जब हम कर रहे होंगे तो होठ का जो हमारा आकृति है वो किस प्रकार से बन रहा होगा। तो चौथा हमारा क्या होगा? ओष्ठाकृति के आधार पे। तो मुख्य रूप से दो प्रकार से है ना। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हम इसमें बांटते हैं ओष्ठाकृति के आधार पे। पहला और दूसरा। जो पहला है हमारा वो है वृत्तमुखी। क्या है? वृत्तमुखी। और दूसरा जो है वो क्या है? आवृत्तमुखी। और वृत्तमुखी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ, जो होठ है ये क्या हो? गोलाकार। होठ गोलाकार बनते हो, ठीक। और इसमें क्या होगा कि गोलाकार नहीं बनेगा, गोलाकार नहीं बनते हो, ठीक है। जैसे कि उ, ओ, औ, ये सभी का आप उच्चारण करके देख लो, बोल के देख लो। इसमें होठ की जो आकृति होगी वो क्या होगी? गोलाकार होगी। क्या होगी? गोलाकार होगी। वही बात करेंगे जब अवृत्तमुखी की, तो इस समय जो हम देखेंगे वो हमारे जो है गोलाकार नहीं बनेगी। जैसे अ, आ, ई, ए और ए, ठीक है। इसमें देखिए, इसको जब आप उच्चारण करेंगे, इसका जब उच्चारण करेंगे तो होठों की जो आकृति है वो गोलाकार नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा पांचवा और जो अंतिम प्रकार से जो स्वरों का विभाजन हो रहा होगा वो होगा जातियों के आधार पे। किसके आधार पे? जातियों के आधार पे। पांचवा क्या है? जातियों के आधार पे। जातियों के आधार पे, ठीक। जातियों के आधार पे स्वरों को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजन करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला कौन सा है? सजाति। दूसरा कौन सा है? ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। पहला सजाति, दूसरा विजाति। ये सजाति और विजाति का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे स्वर जिनकी जातियां लगभग समान हो उसको हम सजाति स्वर कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनकी जातियां, जिनका जो मेल है वो अलग अलग जातियों से हुआ हो, वो विजाति में आता है। जैसे अगर हम देखें अ, आ, ई, उ, ये देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो अ को तो आप नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन जब आप इसे तोड़ोगे ना, आ को, तो आप देखोगे कि अ प्लस अ मिलके क्या बनाता है? आ बनाता है, और अ प्लस आ मिलके भी आ बनाता है। इसी प्रकार से ई को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जब बड़े ई को जब आप तोड़ोगे तो ई प्लस ई मिलके भी बड़ी ई बनाएगा, और छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनाएगा। उसी प्रकार से जब आप इसको तोड़ोगे बड़ा ऊ को, तो ऊ प्लस ऊ मिलके भी जो है बड़ा ऊ बनाएगा, और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ बनाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनकी सभी की जातियां लगभग समान है। जाति क्या है? समान है, इसीलिए हम इसको सजाति कहते हैं। लेकिन अब हम आगे देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया ए, ओ, औ, ठीक है। क्या इनकी जातियां समान हैं? जैसे कि अगर आप ए का उच्चारण करोगे, तो आप पाएंगे कि जो ए का निर्माण होता है वो अ प्लस ई अलग अलग जातियों के मिलने से बना हुआ है। वैसे ही अगर आप ए को देखेंगे तो अ प्लस
ए को मिलाने से अ बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप ओ को देखेंगे तो अ प्लस ऊ को जब मिलाएंगे, अ और ऊ को जब आप मिलाएंगे तो आपका ओ बनेगा, लेकिन जो अ है उसका निर्माण अ प्लस ओ के मिलने से होता है। तो यहां पे जातियां अलग है, अ अलग है, देख रहे हैं ना, अलग अलग जातियों के निर्माण से जो है कि इन स्वरों का निर्माण होता है। तो इसीलिए हम इसको विजातीय कहते हैं। विजातीय स्वरों की अगर संख्या पूछ देगा तो आप 4 बताएंगे, और सजातीय स्वरों की अगर संख्या पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो स्वरों का विभाजन है 5 प्रकार से वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम व्यंजन को पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले दोस्तों अपने दोस्तों में, और सभी जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पे वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।